नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अजीब सी मनुष्यत इस देश में छा गई है। तरह तरह के हादसे हो रहे हैं। आदमी बंगलौर में जश्न मनाने जाता है क्रिकेट का, एक भगदड़ में कई लोग मर जाते हैं। पहलगांव में घूमने जाता है, आतंकी उनको मार देते हैं। मुंबई में ट्रेन हादसा हो जाता है, उसमें लोग मर जाते हैं। धार्मिक आस्थाएं पूरी करने के लिए कुंभ जाता है, वहां दर्जनों लोग मर जाते हैं। इस तरह की काफी सारी घटनाएं लगातार एक के बाद एक हो रही हैं। और अब विमान हादसा। क्या कारण है कि लोगों की मध्यम वर्गीय लोग, जो लोग छोटी छोटी कारें चलाते हैं, कह दिया जाता है कि 10 साल बाद ये कारें बेकार हो गई, ढक्कन हो गई आपकी कारें। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि हवाई जहाज 15-15 20-20 साल पुराने हो गए हैं, इनको क्यों नहीं हटाया जाता, नए हवाई जहाज क्यों नहीं लगाए जाते हैं। क्या कारण रहा? एक यात्री ने वीडियो बना के डाला था कि दिल्ली से या जहां से वो पिछली फ्लाइट से बैठा था, इस फ्लाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनके सब चीजें काम नहीं कर रही थी। उसके बावजूद भी चेकिंग के बिना ये हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति दे दी गई। अब ये सब जांच का विषय है। ईश्वर सभी मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे। अभय दुबे जी के संग रोज शो करता हूं। मैंने पूछा है कि क्या कारण है कि अमेरिका एक के बाद एक थप्पड़ मार रहा है। अब तो उसने हद कर दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिका एक विशिष्ट दर्जा देकर बुला रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे विरोध करने वाला देश है। हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों खामोश बैठे हैं। इतनी बेइज्जती के बावजूद भी कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। बहुत तीखे सवाल पूछे मैंने अभय दुबे जी से। बहुत रोचक बातचीत है, बिहार के चुनाव का जिक्र है। आपसे अनुरोध करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और चलिए अभय दुबे जी के 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अभय दुबे जी आपका। देश में पता नहीं किसकी नजर लग गई, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कश्मीर जाते हैं, पहलगांव में छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, और आतंकी उनकी हत्या कर देते हैं। लोग बेंगलोर में जाते हैं क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए, भगदड़ में लोगों की डेथ हो जाती है। मुंबई ट्रेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन में एक हादसा होता है, कई लोग मर जाते हैं। कुंभ में धार्मिक आस्थाओं का केंद्र मान के पूजा पाठ करने जाते हैं और दर्जनों लोग मर जाते हैं। लंदन अपने परिवार से मिलने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए काम से जा रहे हैं और विमान हादसा हो जाता है। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब गाड़ियां 10-12 साल में पुरानी हो जाती हैं, और लोग, राहुल गांधी ने भी उठाया और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि विदेशों में 20-20 साल तक गाड़ियों में कोई समस्या नहीं होती। ये सवाल उठ रहा है कि फिर ये जो हवाई जहाज हैं, ये 13 साल, 14 साल, 15 साल जब पुराने हो जाते हैं, तो इनको क्यों नहीं कबाड़ा कर दिया जाता। मध्यम वर्गीय परिवार की कार बेकार हो जाएगी 10 साल में, तो हवाई जहाज क्यों नहीं होंगे। और इस बोइंग के बारे में एक यात्री ने वीडियो बनाया कि अब ये उड़ा था पिछली फ्लाइट से, तब भी इसमें कुछ कुछ समस्या आ रही थी, उसे वीडियो बना के डाला था पहले ही। तब भी चेक नहीं किया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही की बात सामने आई कि अगर कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था, यात्री ने डाला है वीडियो, उसी समय पहले पूर्णतः चेक किया जाना चाहिए था। पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा है कि कई जगह ऐसी घटनाएं आई हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। क्या लगता है कि कहीं नागरिक विमान उड्डयन विभाग लापरवाही बरत रहा है, चूक हो रही है, और अब लोग डर गए हैं हवाई यात्रा करने से? आपका क्या मानना है कि हवाई देखिए, यात्राओं। ये दुर्घटना केवल 2 तरीके से हो सकती है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहने की ज़रूरत कर रहा हूँ कि दुर्घटना केवल 2 तरीके से हो सकती है। एक तो तरीका ये है, मतलब एक एक उसकी संभावना इस दुर्घटना की ये है कि जो बोइंग विमान था, उस बोइंग विमान के अंदर ही कुछ ऐसी कमी हो गई थी, जिसको उसके रखरखाव करने वाले, जो भारतीय रखरखाव करने वाले हैं, वो उसका पता नहीं लगा पाए, उनकी नज़रों से वो चूक गई और उस कमी के कारण ये भयंकर दुर्घटना हुई। विमान ज़रा-सा उसने टेक ऑफ किया और उसके तुरंत बाद वो ज़मीन से लौट के टकरा गया, उसके दोनों इंजन फेल हो गए, उसमें बुरी तरीके से आग लग गई, बहुत भयानक धमाका हुआ और जो कुछ हुआ उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। शायद और जितने लोगों का इसमें देहांत हुआ है, असामयिक देहांत हुआ है, उन सबको मेरी श्रद्धांजलि है। मैं 4 पीएम की तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूँ और सब लोगों का हृदय इससे बहुत दुखी है। सब लोग बुरी तरीके से चौंक गए हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसकी दुर्घटना का? दूसरा तरीका ये है, जिसकी संभावना है कि दुर्घटना हो सकती है,
वो ये है कि ये बोइंग विमान के साथ ही कुछ ऐसी खास समस्या है, बोइंग ब्रांड के साथ में। पहली बात तो मैंने ये कही थी कि विमान कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी कंपनी का हो, रखरखाव में समस्या के कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। दूसरा ये है कि ये बोइंग कंपनी जो है, इसके साथ में भी कुछ समस्या है, क्योंकि इससे पहले इसके विमानों से संबंधित कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, जिन डॉक्यूमेंट्रीज पे अगर आप निगाह डालें अतीत की, तो उससे पता लगता है कि विमान बनाते समय ये लोग किस तरीके से जगह-जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं और फिर विमान बनाते हैं। विमान मशहूर कंपनी है, सारी दुनिया में उसके विमान उड़ते हैं, फिर विमानों को बेचते हैं और हमेशा कुछ दिनों के बाद में इनकी दुर्घटना के अंदेशे इन विमानों के ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार की बात कही जा रही है। वो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो सोशल मीडिया पर और नेट पर उपलब्ध हैं। कोई भी उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देख सकता है। अब तो यहाँ तक इस दुर्घटना के बाद में कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, जिनमें मेरे परिजन भी थे और दूसरे जानने वाले भी थे। उन सबका कहना है कि अगर आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो आप ये ज़रूर देखिए कि आपको जो टिकट मिला है, जिस फ्लाइट का टिकट मिला है, वो किस कंपनी के कौन से ब्रांड के विमान का इस्तेमाल कर रहा है। आज तक हम सब लोग ये नहीं देखते थे। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता था कि हमें एयरबस में बैठा के ले जाया जाएगा, कि हमें बोइंग में बैठा के ले जाया जाएगा, किस विमान में ले जाया जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। बस हमें अगर टिकट मिल गया, कन्फर्म टिकट मिल गया और हमने उसके पैसे दे दिए और हम खुश-खुश बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जाएँगे, हम चेक इन करेंगे और विमान में बैठेंगे। तो ये अब एक नई बात और पैदा हो गई है इस घटना के बाद, कि लोग जब यात्रा के लिए तैयारी करें, अपना टिकट बुक कराएँ, तो साथ में ये भी देखें कि ये किस कंपनी का बनाया हुआ विमान है। और थोड़ा अगर हम अपनी जान की हमें परवाह है, तो हम इस बात के ऊपर भी गौर करें कि जिस कंपनी के विमान में हम लंबी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, दुर्घटना तो खैर छोटी यात्रा में भी हो सकती है, हैं? लेकिन लंबी यात्रा करने के लिए हम जा रहे हैं, तो उसका इतिहास क्या है? उसके विमानों की क्वालिटी क्या है? उसका इतिहास क्या है? उसके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं? मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर इस दुर्घटना के बाद दुनिया में लोग बोइंग के इतिहास को खंगालेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि दोनों दोनों मिली-जुली बातें भी हो सकती हैं। बोइंग विमान की समस्या भी हो सकती है और रख-रखाव की समस्या भी हो सकती है। अगर रख-रखाव की समस्या है, तो भारत में जो नागरिक उड्डयन की स्थिति है, उस स्थिति पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। फिर देखना पड़ेगा कि भई अभी तक आप किस तरीके से काम चला रहे हैं, सुरक्षा की गारंटी करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें क्या है? कम से कम इसकी बहुत गहराई से जाँच तो होनी ही चाहिए। और वो जाँच ऐसी ना हो कि इसमें केवल नाम मात्र की जाँच हो। एक तो मुझे हमेशा डर लगता है कि भारत में जाँचें जो होती हैं, मुझे उनकी गंभीरता पर और उनकी गहराई पे हमेशा शक रहता है। क्योंकि ये किसी तरह से मामला हो के निपटाने पे निर्भर कि किसी ने निपटा दिया जाए उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमतौर पे जांचें ऐसी होती हैं, लेकिन आप ये देखिए उधर विमान हादसे की खबर रात तक आई सामने और शाम होते-होते एक ट्रेन के कुछ पहिए उतर गए। हुँ। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। खैर आप ट्रेनों की बात तो संजय जी छोड़ ही दीजिए। देखिए ट्रेनों आप जो भारत की रेलें हैं, उनकी दुर्घटनाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। अभी 1 साल के अंदर-अंदर कितनी दुर्घटनाएँ हुई हैं, आप सोचिए उसमें कितने लोग मारे गए हैं, कितनी ज़्यादा ट्रेनें पटरी से उतरी हैं, उनकी सुरक्षा जो जिस कवच-अवच की बात अश्विनी वैष्णव करते हैं, वो कहाँ है? एक कवच की बात की जाती है ना, कि वो एक कवच पहना दिया है उन्होंने ट्रेनों को, जिसमें सुरक्षा मिलेगी यात्रियों को। वो कवच कहाँ है? वो कवच तो अनुपस्थित है। ठीक बात है, बातें बड़ी-बड़ी होती हैं लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे। विनम्र श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को जो जहाज में सवार थे और एक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी भी थे, जिनका दुखद निधन हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात है 1 या 2 लोग उसमें बच भी गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जाको राखे साईयाँ मार सके मार ना सके कोई, ना पता नहीं कैसे मर गए। दूसरे विषय पे आते हैं अभय जी। भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत जिस पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी बताता रहा है, कहता रहता है कि पाक की हुकूमत, पाक की सेना केवल आतंकियों को जन्म देती है, उन्हें पालती पोसती है।
खबर आ रही है कि अमेरिका ने ट्रंप के शायद जन्मदिन के मौके पर वहां के सेना प्रमुख को आमंत्रित किया है अमेरिका ने, और कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये भारत के गाल पर तमाचा है, और ये शायद भारत की सबसे खराब विदेश नीति का सबसे बड़ा नमूना है कि हम हर जगह विदेश नीति के मामले में पिट रहे हैं। अब पाकिस्तान के संग इतनी बड़ी ताकतें इकट्ठी हो गई और हमारे मुल्क की बेइज्जती की जा रही है। कभी हथकड़ी बेड़ी लगा के हमारे भारतीयों को वापस किया जाता है, कभी भारतीय छात्र की पिटाई करती हुई तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? अभय जी, ऐसी कौन सी नस दब गई है हमारी? प्रधानमंत्री जी को इतना डर क्यों लग रहा है अमेरिका से? अब तो अमेरिका ने साफ-साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा है, इससे ज़्यादा खुल के क्या होगा? तब भी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? क्यों डरे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री? देखिए, हम लोग तो 4 पीएम के मंच पर ये सवाल बहुत दिनों से उठा रहे हैं बार-बार। लेकिन अब जो परिस्थिति है, वो सारी सीमाएँ पार कर चुकी है। मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। ऐसा लगता है कि जो अ, वेस्टर्न घाटी में पाकिस्तान की मदद से या पाकिस्तान के आयोजन के ज़रिए पाकिस्तान ने जो वहाँ पर हत्याकांड करवाया है, उस हत्याकांड से पाकिस्तान की बल्ले-बल्ले हो गई है। यानी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और वेस्टर्न घाटी के हत्याकांड से पहले पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत थी। आज स्थिति क्या है? पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष, जिन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और न केवल उन्हें बुलाया गया है, मतलब आप देखिए किस तरह भारत को खास तौर से चिढ़ाया जा रहा है। ये आसिम मुनीर वही हैं जिन्होंने पहलगाम के हत्याकांड के पहले एक कुख्यात भाषण दिया था, जिसके अंदर उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की अपनी व्याख्या की थी और कहा था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। उसमें उन्होंने बड़ी अदा के साथ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था, उसके सामने बोलते हुए कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जो कि कलमे के तहत बना है। इसके पहले ऐसा कोई दूसरा कोई मुल्क है ही नहीं। अकेला मुसलमान मुल्क है जिसका गठन कलमे के तहत हुआ है। इस प्रकार की बहुत ही मजहबी भड़कावे वाली बातें आसिम मुनीर ने कही थी। और उसके तुरंत बाद देखिए वहां पर पहलगाम वाला कांड होता है। उसके बाद से क्या हो रहा है? जो ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर के बाद से क्या हो रहा है? अमेरिका की सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, जनरल माइकल कुरिल्ला, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है? उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान के साथ में अमेरिका की फिनोमिनल पार्टनरशिप है। यानी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक असाधारण भागीदारी हो रही है, असाधारण पार्टनरशिप हो रही है दोनों के बीच में। और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम कर रहा है। साथ में उन्होंने माना कि एक पाकिस्तान के रहने वाले ने वहां अमेरिका में जाकर एक आतंकवादी कांड किया, लेकिन जैसे ही आतंकवादी कांड किया और वो भागा, उसके बाद अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने तुरंत उसको अमेरिका के सुपुर्द कर दिया। इसका उन्होंने उदाहरण दिया है। और मेरा तो मानना है जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने से भी ज्यादा बड़ा सम्मान है जिसके लिए उनको पाकिस्तान निमंत्रित किया गया है। अच्छा, अब भारत क्या कर रहा है? हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ में जल्दी ही हमारा ट्रेड समझौता हो जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि 9 जुलाई वो आखिरी तारीख है। इसके बाद से फिर जो उन्होंने अपने टैरिफ हमले के लिए एक समय दिया था ना, उसको रोका था थोड़े दिनों के लिए ट्रंप ने। 9 जुलाई को वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ट्रंप फिर से टैरिफ की मिसाइलें सबके ऊपर दुनिया में छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा था कि 9 जुलाई तक हमसे कोई बातचीत करके समझौता करना हो तो कर लो, वरना उसके बाद फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना जबरदस्त टैरिफ लगाऊंगा कि आपकी अर्थव्यवस्था की पूरी कमर टूट जाएगी। ये धमकी के साथ 9 जुलाई का उन्होंने समय सीमा निर्धारित की थी और सारा टैरिफ जो बढ़ाया था उसको घटा के 15% पे ले आए थे। अब 9 जुलाई के बाद से 9 जुलाई ये बहुत नजदीक आ गई है। 9 जुलाई के बाद से
अब वो 9 जुलाई में 1 महीना भी नहीं रह गया है। इसी और जो भारत का वाणिज्य मंत्रालय था और विदेश मंत्रालय था, इन दोनों ने बड़ी उम्मीद जताई थी कि 9 जुलाई से पहले भारत पहला देश होगा दुनिया में जो कि अमेरिका के साथ में अपना द्विपक्षीय वाणिज्य समझौता कर लेगा। लेकिन कोई द्विपक्षीय वाणिज्य समझौता होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। केवल उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं, जिनकी खबरें छप रही हैं और बयान छप रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने आगे बढ़कर पूरी गर्मजोशी के साथ में पाकिस्तान को गले लगा लिया, पूरी गर्मजोशी के साथ में। अमेरिका इस बात को जानता है कि पाकिस्तान का असली शासक कौन है। पाकिस्तान के असली शासक शहबाज शरीफ नहीं है, पाकिस्तान के असली शासक असीम मुनीर है। इसलिए शहबाज शरीफ को निमंत्रित करने की बजाय उसने असीम मुनीर को निमंत्रित किया। भाई एक तरफ तो भारत पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई ये तो सब सारी दुनिया में आतंकवादियों का स्वर्ग है, सारी दुनिया में आतंकवाद को फैलाता है, लेकिन भारत की ये बात कोई भी नहीं मान रहा है। संयुक्त राष्ट्र नहीं मान रहा है, संयुक्त राष्ट्र की कमेटियां नहीं मान रही हैं, अमेरिका नहीं मान रहा है, चीन नहीं मान रहा है, सोवियत संघ नहीं मान रहा है, भारत के कोई भी पड़ोसी देश इस बात को नहीं मान रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति की हैरत अंगेज विफलता है। मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में भारत की विदेश नीति की इतनी विफलता कभी सामने आई हो। अबे जी, क्या कारण है कि विदेश मंत्री को हटाया नहीं जा रहा? इतनी विफल होने की नीति के बावजूद, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद, सारे पड़ोसी देश हमसे नाराज हो गए, हर मोर्चे पे हम विदेश नीति पे विफल हो रहे हैं, दुनिया भर में हमारी मजाक उड़ रही है, लेकिन विदेश मंत्री को हटाया नहीं जा रहा। लोग सवाल पूछ रहे हैं, विदेश मंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी या फिर कोई और? कि वाकई में विदेश मंत्री नाम का कोई और प्राणी है, या प्रधानमंत्री ही हमारे विदेश मंत्री हैं? लोग इस मुझको तो तरह लगता भी है सवाल। आप जो सवाल पूछ रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मुझे ही लगता है कि विदेश नीति जिस तरह चल रही है उसमें प्रधानमंत्री की सहमति है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसी तरह से विदेश नीति चले। मतलब क्योंकि बेइज्जती होती है। मतलब उसको प्रधानमंत्री बेइज्जती मानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि अगर ये हो भी रहा है तो इससे हम पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी भारत में सत्ता पे क्या असर पड़ रहा है। तमाम पत्रकार प्रधानमंत्री के 11वें साल के प्रदर्शन की बल्ले बल्ले कर रहे हैं अखबारों में। यहां तक कि एक ऐसे पत्रकार ने जो कि प्रधानमंत्री की वैसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखता था उन्होंने भी लिख दिया है कि वो तो एक नई राजनीति का निर्माण करेंगे अपने 12वें साल में। उनके पास पूरी क्षमता है इस बात को करने की, क्योंकि उनके जो पार्टनर हैं जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम, उन पे वो निर्भर जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कोई नरेंद्र मोदी से अपने समर्थन की कोई कीमत वो वसूल नहीं रहे, और नरेंद्र मोदी जो चाहे वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र देख ही मोदी जो सकते हैं चाह कि रहे हैं बिहार में देखिए कि बिहार में किस तरीके से चिराग पासवान को शह देकर उन्होंने फिर से एक बार नीतीश कुमार को नकेल डालने की कोशिश शुरू कर दी है। क्या ये जो चिराग पासवान को आगे बढ़ाने वाली बात है, ये क्या पिछली बार भी चिराग पासवान को आगे बढ़ाया गया था नीतीश के पर कतरने के लिए? आपको लगता है कि चिराग पासवान को इस बार भी मोदी जी का इशारा है कि जाओ नीतीश के थोड़े पर कतरो? ये तो चिराग संजय पासवान जी असंभव है, ये संजय जी असंभव है कि चिराग पासवान बिना भारतीय जनता पार्टी से इशारा मिले हुए, ये बातें घोषणा पूर्वक तो कहीं नहीं जाती, न लिख के दी जाती हैं, इशारा मिले हुए इस प्रकार का वक्तव्य दे सके। पर एक बात ये कही जा रही है, ये बात जरूर कही जा रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें पाने की सौदेबाजी करने के लिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि हम सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और हम खुद भी विधानसभा के चुनाव में कूद पड़ेंगे। ये इसलिए है कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा सीटें देना चाहती थी, तो उसके खिलाफ पेशबंदी करने के लिए वक्तव्य दिया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये वक्तव्य केवल इसलिए है। ये दरअसल वक्तव्य है इस बात का इशारा ही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ दो मोर्चे खोल दिए हैं। एक मोर्चा तो ये है भारतीय जनता पार्टी का कि अगली बार उसे हर हालत में अपना ही मुख्यमंत्री बनाना है। जब अक्टूबर में नवंबर में नतीजा आएगा बिहार में विधानसभा का, और अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो भाजपा निश्चित रूप से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी।
तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि कुछ दूसरे मोर्चे भी खोले जाएं। और दूसरा मोर्चा इस रूप में खोला है कि चिराग पासवान को शह देकर नीतीश कुमार को एक बार फिर अंडरकट किया जाए, क्योंकि चिराग पासवान का अपना जो प्रभाव क्षेत्र रामविलास पासवान का पारंपरिक, उसमें तो प्रभाव है। कुछ राजपूतों के वोट भी उनकी, रामविलास पासवान को भी वहां के राजपूतों को कुछ समर्थन मिलता था जिस क्षेत्र से वो चुनाव खुद जीतते थे। लेकिन दरअसल पूरे बिहार में उनका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। इसमें पूरे बिहार में सीटें लड़ाने के बारे में दावेदारी करने लगे। ये दावेदारियां केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की शह पर ही संभव है। क्या नीतीश को समझ में नहीं आ रहा होगा कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर उनको कमजोर करने की साजिश की जा रही है? नीतीश को कमजोर करने की समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के खेमे में बहुत बेचैनियां होंगी, मैं मानता हूं। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के खेमे में बहुत बेचैनियां होंगी। और मैंने तो ये भी तक सुना है कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े सांसद ने, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, वो कहीं हवाई अड्डे पे उनसे मिल गए। और जब चिराग पासवान ने उनसे ये बात करने की कोशिश की कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो उन्होंने चिराग पासवान को झड़क दिया कि आपको जो कुछ बात करनी है वहां बीजेपी से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए, हमें तो जो मिलनी है मिलेंगी सीटें। तो वो वहां बिहार में एनडीए की एकता जो है ना, वो उतनी सुविधाजनक और आसान नहीं है जितनी सुविधाजनक और आसान ऊपर से दिखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने काफी तिकड़म की थी और चिराग पासवान उस तिकड़म के औजार थे। इस बार भी मुझे लगता है कि चुनाव नतीजे नजदीक आते आते इस तरह की तिकड़म फिर शुरू हो जाएगी और चिराग पासवान एक बार फिर भाजपा के औजार बन सकते हैं। अभय जी, क्या लगता है आपको कि चुनाव से पहले राजीव प्रताप, रूडी, रविशंकर प्रसाद, इन सबकी लॉटरी लग सकती है? क्या ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं बिहार के चुनाव के मद्देनजर? भाई, इन लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से न होने से बिहार चुनाव के नतीजे पर भी तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाई, क्या मान लो रविशंकर प्रसाद को मंत्री बना दिया जाए या राजीव प्रताप रूडी को मंत्री बना दिया जाए, इससे एनडीए को वोट मिलने वाले वोट बढ़ जाएंगे। इन लोगों को मंत्री अगर नहीं बनाया जाएगा तो क्या ये लोग भाजपा का वहां विरोध करेंगे? आप सोचिए, क्या बिहार के कायस्थ जो हैं वो वोट नहीं देंगे भाजपा को, या बिहार के राजपूत भाजपा को वोट नहीं देंगे? अच्छा, तो ये कोई मतलब ही नहीं है इनका। देखिए, वो बात सही है कि भाई बिहार का कुछ नुमाइंदगी बढ़ जाएगी बिहार की, ये सब प्रतीकात्मक किस्म की बातें होंगी, लेकिन इससे चुनाव नतीजे के ऊपर कोई असर पड़ेगा, मैं नहीं मानता हूं उस बात को। अच्छा, हर चुनाव में कह दिया जाता है कि बटन यहाँ दबाओगे, अगर हार गए तो गोले पाकिस्तान में छूटेंगे। इस बार तो चुनाव में पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेंगे कि अमेरिका भी संग में हो गया, चीन भी हो गया, रूस भी हो गया। क्या लग रहा है इस बार भी चुनाव में पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि जरूर मुसलमान आएगा, जरूर आएगा। असल में भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि पाकिस्तान विरोधी प्रचार होने से कुछ हिंदू वोटों की गोलबंदी होती है, ऐसा ये लोग मानते हैं रणनीतिक रूप से। ऐसी बात नहीं हमेशा ही करते रहते हो, लेकिन चुनाव में जरूर इस बात को ले आते हैं। और ये जो कि बिहार में अगर ये लोग जीते तो वहां पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी, ये तो बिहार चुनाव से ही शुरू हुआ था। 2015 के बिहार चुनाव से ही ये फिक्रेबाजी शुरू की थी, अमित शाह ने शुरू की थी, फिर होगी बिहार में दोबारा। अच्छा, ये जो हिंदुत्व वाला वोट है, जो हिंदुत्व के नाम पे ब्रांडिंग करता है, उसके दिल में अफसोस तो हो रहा होगा कि पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, दुनिया के देश पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पीड़ा तो हो रही होगी या नहीं हो रही होगी उसको? मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का एक अच्छा खासा हिस्सा, जिसमें पढ़े लिखे ऊंची जातियों के लोग ज्यादा शामिल हैं, जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशापूर्ण निगाहों से देखते हैं, कांग्रेस से चिढ़ते हैं, इन तमाम लोग, इस तरह का जो जनाधार है, उस जनाधार के मन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संघर्ष विराम हुआ है उससे बेचैनियां पैदा हुई हैं, सवाल पैदा हुए, और ना भारत की विदेश नीति उन बेचैनियों को संतुष्ट कर पाई है। एक तरह से बढ़ाया है विदेश नीति की विफलताओं ने। और इस वक्त पाकिस्तान की जो बल्ले बल्ले हो रही है, पाकिस्तान को, एक और खबर आपको देना मैं भूल गया, मैं खबर सामने रखी हुई है लेके, ये बता दूं मैं आपको कि पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की सरकार ने अपना बजट बनाया है
और उस बजट में 47% बजट का हिस्सा जो है उससे तो पाकिस्तान अपने कर्जे चुकाएगा और उनके ब्याज देगा, यानी डेट सर्विसिंग करेगा। उसके बाद उसने अपना डिफेंस बजट, अपना प्रतिरक्षा बजट जो है वो 20% बढ़ा दिया है। एक साथ 20%। हालांकि 20% बढ़ाने के बावजूद भी भारत के मुकाबले वो डिफेंस बजट बिल्कुल जरा सा है। उसमें कोई भारत के डिफेंस बजट से और पाकिस्तान की डिफेंस बजट की आपस में कोई तुलना नहीं है। लेकिन जो कुछ भी डिफेंस बजट वहां का था, वो पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। अब आप सोचिए कि 47% बजट, जो बजट एलोकेशन जो है, बजट का आवंटन जो है, वो तो कर चुकाने में जा रहा है और 20% जा रहा है प्रतिरक्षा के ऊपर, यानी 67% बजट जो है वो किसी और जनता को राहत देने या विकास के काम में नहीं लग रहा है। बाकी बचे कितने हैं पाकिस्तान के पास में? मतलब 33% बजट ही जो बचा, यानी बाकी सारा अर्थव्यवस्था काम 33% बजट चलेगा। ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान अपनी इस हालत के रहते हुए भी अपने आप को कैसे टिकाए रख पाएगा? वो केवल एक ही तरीके से टिकाए रख सकता है कि अमेरिका, रूस और चीन और यूरोप, दूसरे देश पाकिस्तान की जमकर मदद करें। और पाकिस्तान को पूरा विश्वास है कि ये अपनी आर्थिक कमजोरी के बावजूद भी उसको काफी मदद प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और आखिरी सवाल, फिर अब अमित शाह जी कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके हमारा हिस्सा है और हम इसको लेकर रहेंगे चाहे जान चली जाए? ये बात तो अब बहुत दिन तक नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये बात तो बहुत दिन तक नहीं कही जाएगी। जब लोगों की स्मृति थोड़ी क्षीण हो जाएगी और लोग इस प्रकरण को थोड़ा भूल भाल जाएंगे, फिर तब ये फिक्रेबाजी फिर दोबारा शुरू होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर कह के एक नया जुमला निकाल के और बहुत जोर से मिर्चें भी लगा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपका प्यार भरा कमेंट आता है तो मेरे अंदर जोश आता है। कमेंट करते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू।